गुड इवनिंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और उसके 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिटेल में पढ़े भी थे, लेकिन साथ में हमने रिजल्ट की फॉर्म में याद कर लिया था। तो एक बार इसके जो 4 रिजल्ट हमने पढ़े थे उसको एक बार बहुत शॉर्ट में बताया था ना, ध्यान से देखना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट होती है जिनको पैरेलल रखते हैं और बहुत पास पास सटा के रखते हैं ना। तो मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें प्लेट्स का एरिया बहुत ही लार्ज होता है, तो प्लेट्स का एरिया ए मान लेते हैं और प्लेट की भी डिस्टेंस बहुत कम होती है, प्लेट की भी डिस्टेंस डी मान लेते हैं और लार्ज कंडक्टिंग प्लेट को पास पास सटा के रखें। उसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। चलो अब इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करनी है, तो बताया था कि एनर्जी स्टोर करने के लिए किसी एक प्लेट को प्लस की और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। तो कल हमने देखा था कि एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दें तो सारा के सारा प्लस क्यू चार्ज भी अंदर वाली सरफेस पर ही रहेगा, सारा माइनस क्यू भी अंदर वाली सरफेस पर रहेगा, बाकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज बिल्कुल जीरो होगा। तो इसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे, उसको एक बार बताया था। तो सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैंने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और यूनिफॉर्म होता है ना। बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। ये पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी पढ़ा था, तो हमको डायरेक्ट पता है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और अगर कैपेसिटेंस आ गया तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q बाय सी। ये बताया था। उसके बाद तीसरी चीज, कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी, तो हमको पता है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बेसिकली Q स्क्वायर बाय 2C होती है। लेकिन बताया था कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी चार्ज की फॉर्म में तो Q स्क्वायर बाय 2C, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हाफ सी वी स्क्वायर या Q और V दोनों की फॉर्म में लिखना है तो QV बाय 2 होती है। और सबसे लास्ट में हमने प्लेट्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स देखा था, तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लार्ज प्लेट होती है ना और दोनों पर अपोजिट साइन का चार्ज होता है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और मैंने चमका कर बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, Q स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट इतना होता है। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे ना। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, मैंने बताया था कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच रबर, प्लास्टिक या केरोसिन जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो भी कोई घबराना नहीं है ना। तो ध्यान रखना कि प्लेट की भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तब भी सारे फॉर्मूले वैसे ही चलेंगे, बस एक ही डिफरेंस है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। जब एप्सिलॉन आर को इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं ना, बस प्लेट के बीच कोई मीडियम भर दें तब भी बिंदास वही फॉर्मूले चलेंगे, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि है ना, चमका कर बताया था कि प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता उसको आज की क्लास में हम देख लेंगे ना। तो ये सब बता दिया था, लेकिन एक छोटी चीज में बताना रह गया था। हाँ बच्चों, ये सब तो बता दिया था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया था, है ना, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच
इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की फॉर्म में तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। वही है ना, जैसे मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस डी है, तो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो तुम स्मार्ट ही बताओ ना, तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, और प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो माइनस भी आता है लेकिन हमको मैग्नीट्यूड केवल देखना है। तो ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताई थी, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटर में प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी की जगह वी से रिप्रेजेंट करते हैं, अपन डेल्टा आर दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस तो दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस डी। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, आगे मूर्खों टाइप से बताऊंगा नहीं, है ना। आगे अच्छे ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको चार्ज क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज की फॉर्म में तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हम डेल्टा वी बाय डेल्टा आर या शॉर्ट फॉर्म में V बाय डी भी लिख सकते हैं, तो इसका आगे यूज होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पे बताई थी और कल की क्लास में मैंने बताया था, है ना। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि अगर प्लेट्स के बीच कोई रबर प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे, मतलब अगर कोई पोलर मीडियम भर दें, तब भी सारे फॉर्मूले अप्रोक्सीमेटली वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि अगर कभी भी कोई मीडियम भर दे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। और देखो ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम से मैंने बताया था कि कभी भी कोई पोलर मीडियम भर दे तो वही फॉर्मूले चलते हैं, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो इसका यूज तो हमने कई बार किया था, लेकिन अब राइट टाइम है ना, अब एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, है ना। तो अब एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कभी भी प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक या पोलर मीडियम भरे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट क्यों हो जाता है, उसको अब डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो हम देखते हैं कि अगर प्लेट्स के बीच रबर प्लास्टिक केरोसिन जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई पोलर मीडियम भर दें, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा वो देखते हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि जितने भी पैरामीटर हैं, है ना, चाहे कैपेसिटेंस हो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं ना। बस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पैटर्न से चेंज होगा, कैपेसिटेंस पोटेंशियल एनर्जी बाकी पैरामीटर भी उसी पैटर्न से चेंज होंगे। बस सबसे पहले वही देखते हैं कि प्लेट्स के बीच अगर कोई पोलर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। चलो बच्चों इसको समझने के लिए पहले हम सिंपल वाला केस देते हैं, है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वही एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया है ना। लेकिन पहले केस में हम मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है वैक्यूम है, तो वही पहले केस में मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है वैक्यूम है ना। तो हम बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकली बोल सकते हैं, बताओ प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है वैक्यूम हो, तब तो प्लेट्स के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ही होगा। बताओ और तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है वैक्यूम हो, तब तो प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ही होगा। और कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं ना, कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो
प्लस से माइनस की ओर होता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम पक्का बोल है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच अगर एयर वैक्यूम हो, तब तो प्लेट्स के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ही होगा। और हमको पता है कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर में तो नीचे की ओर होता है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, है ना, ये तो हम कई बार पढ़ चुके थे। लेकिन अब इसका मेन केस दे रहा हूं ना, अब इसका मेन केस दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखता है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो इस बार भी वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। इस बार भी है ना, इस बार भी इस प्लेट को वही प्लस क्यू और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया है। लेकिन इस बार है ना, इस बार प्लेट्स के बीच हमने रबर या प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। मतलब प्लेट्स के बीच रबर या प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक या पोलर मीडियम भर दिया है। तो हमको देखना है कि प्लेट्स के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मीडियम भरे तो अब प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। फिर बच्चों तुम खुद सोच के बताओ कि इस बार जो मीडियम भरा है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब पोलर मीडियम है ना। और हमको अच्छे पता है कि इस बार मीडियम पोलर मीडियम है, मतलब इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होंगे, है ना। तो ये चीज तुमने, है ना, ये चीज तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो तो उसमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो डेल्टा नेगेटिव होता है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है ना। तो ये हमको अच्छे पता है। बताओ इस बार जो, है ना, इस बार जो मीडियम भरा है वो प्लास्टिक रबर जैसा पोलर मीडियम है। और बताओ पोलर मीडियम है मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होंगे, है ना। तो तुम सोच के बताओ ना, तुम सोच के बताओ कि इस प्लेट को, सोच के बताओ कि इस प्लेट को प्लस क्यू और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो तब प्लेट्स को जो चार्ज दिया है उसके कारण मीडियम के जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका पोलराइजेशन होगा, है ना। तो तुम कंपेरेटिवली याद रखना, है ना, तुम कंपेरेटिवली ध्यान रखना कि जैसे कंडक्टिंग मेटल में चार्ज का इंडक्शन होता है, वैसे ये जो नॉर्मल पोलर मटेरियल होते हैं उसमें चार्ज का पोलराइजेशन होता है। तो बच्चों कंपेरेटिवली याद रखना, जैसे मेटल में जिस तरह से चार्ज का इंडक्शन होता है, वैसे ही रबर प्लास्टिक जैसे ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल है उसके अंदर चार्ज का पोलराइजेशन होगा, है ना। और कैसे होगा तुम खुद देख सकते हो ना, तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि ऊपर वाली प्लेट को प्लस क्यू, है ना, देख के बताओ कि ऊपर वाली प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इसके अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल के जो भी डेल्टा नेगेटिव थोड़े से ऊपर की ओर अरेंज होने लग जाएंगे। फिर बच्चों हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इसके अट्रैक्शन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के जो डेल्टा नेगेटिव है वो ऊपर की ओर अरेंज होने लग जाएंगे। और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया है, तो उसके अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल के जो डेल्टा पॉजिटिव है वो नीचे की ओर अरेंज होने लग जाएंगे। तो तुम, फिर बच्चों अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो उसके अट्रैक्शन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के जो डेल्टा नेगेटिव है तो ऊपर की ओर अरेंज होने लग जाएंगे। और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया है, तो उसके अट्रैक्शन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के जो डेल्टा पॉजिटिव है वो नीचे की ओर अरेंज होने लग जाएंगे, है ना। तो तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि इस प्लस क्यू के अट्रैक्शन के कारण, है ना, बोल सकते हैं इस प्लस क्यू के अट्रैक्शन के कारण पोलर मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिव ऊपर की ओर अरेंज हो जाएंगे, मतलब डेल्टा नेगेटिव ऊपर की ओर जमा हो जाएंगे। ये तो हम बोल सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके ऊपर वाले पार्ट पर
डेल्टा नेगेटिव ये सब जमा हो जाएंगे। तो इस स्लैब के ऊपर वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज की एक पतली से लेयर बन जाएगी, और है ना, और बताओ इस माइनस क्यू के अट्रैक्शन के कारण डेल्टा पॉजिटिव नीचे की ओर अरेंज हो जाएंगे। तो बताओ ये डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है ना, उसके नीचे वाले पार्ट पर डेल्टा पॉजिटिव ये सब जमा हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नीचे वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज की पतली से लेयर बन जाएगी। या तो हम बोल सकते हैं कि प्लस क्यू के अट्रैक्शन के कारण, है ना, प्लस क्यू के अट्रैक्शन के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज की पतली सी लेयर बन जाएगी, और माइनस क्यू के अट्रैक्शन के कारण ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नीचे वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज की पतली सी लेयर बन जाएगी। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रोड्यूस है उसको इंड्यूस चार्जेस की जगह पोलराइज चार्जेस बोलते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि रबर प्लास्टिक की जगह अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर होता, है ना, रबर प्लास्टिक की जगह कोई मेटेलिक कंडक्टर होता, तब तो इनको हम इंड्यूस चार्जेस बोलते थे। लेकिन इस बार कोई मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, बल्कि प्लास्टिक रबर जैसा कोई ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल है। तो इस बार जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको इंड्यूस चार्जेस की जगह पोलराइज चार्ज बोलते हैं ना। एक और चीज देख सकते हो, है ना, ध्यान देना, एक और चीज देख सकते हो, बताओ डेल्टा नेगेटिव इधर जमा हो जाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज की पतली सी लेयर, डेल्टा पॉजिटिव नीचे जमा हो जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव चार्ज की पतली सी लेयर बनेगी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के जो बीच वाला पार्ट है वहां इफेक्टिव चार्ज जीरो होगा, है ना। तुम बताओ कि डाइलेक्ट्रिक में जो बीच वाला पार्ट है वहां अगर कोई भी डेल्टा नेगेटिव होगा तो उसके पास कोई ना कोई डेल्टा पॉजिटिव भी बैठा होगा, बोल सकते हैं, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं ना कि ऊपर डेल्टा नेगेटिव जमा होंगे तो ऊपर नेगेटिव चार्ज की पतली सी लेयर, नीचे डेल्टा पॉजिटिव जमा हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज की पतली सी लेयर। लेकिन बीच वाले पार्ट में देखें तो बीच वाले पार्ट में डेल्टा नेगेटिव भी होगा और उसके पास कोई ना कोई डेल्टा पॉजिटिव भी होगा। इससे बीच वाले पार्ट में चार्ज बिल्कुल जीरो होगा। और ध्यान रखना ये ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुए ना मेटल में, तो उसको इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं। लेकिन इस बार रबर प्लास्टिक जैसा कोई ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल है तो इस बार इनको इंड्यूस चार्जेस की जगह पोलराइज चार्जेस बोलते हैं। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पोलराइज्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं, है ना। तो चलो तुम सोच के बता ना, तुम सोच के बताओ कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच अगर हमने कंडक्टिंग मेटल की स्लैब भरी होती, है ना, सोच के बताओ कि दोनों, है ना, दोनों प्लेट के बीच अगर कंडक्टिंग मेटल की स्लैब भरी होती, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्लियरली पढ़ा था कि बताओ मेटल में तो 100% पोलराइजेशन होता है। हम बोल सकते हैं कि दोनों प्लेट के बीच अगर कंडक्टिंग मेटल की स्लैब भरी होती तो मेटल में तो 100% पोलराइजेशन होता है। मतलब इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है तो उसके कारण इधर कितना चार्ज इंड्यूस होता, पूरा पूरा माइनस क्यू। और इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है तो उसके सामने वाली स्लैब की सरफेस पर कितना इंड्यूस होता, प्लस क्यू। ये चीज हम कंडक्टर में पढ़ चुके हैं, है? तो ये ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि दोनों प्लेट के बीच अगर कंडक्टिंग मेटल की स्लैब भरी होती तो मेटल में तो 100% पोलराइजेशन होता है। मतलब इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है तो उसके सामने वाली सरफेस पर पूरा पूरा माइनस क्यू इंड्यूस होता, और इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है तो उसके सामने वाली सरफेस पर पूरा पूरा प्लस क्यू इंड्यूस होता है ना। तो है ना, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ मेटेलिक स्लैब होती तो मेटल में तो 100% पोलराइजेशन होता, लेकिन, है ना, लेकिन इस बार जो स्लैब भरी है ना, इस बार जो स्लैब भरी हो मेटल की नहीं भरी है, इस बार जो स्लैब भरी हो प्लास्टिक रबर जैसे किसी ऑर्डिनरी पोलर मीडियम की स्लैब भरी है। तो तुम बताओ कि मेटल की नहीं है, रबर प्लास्टिक जैसे ऑर्डिनरी पोलर मीडियम की स्लैब भरी है, तो इस बार 100% पोलराइजेशन नहीं होगा, कम पोलराइजेशन होगा। कि मेटल की जगह रबर प्लास्टिक जैसा कोई ऑर्डिनरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो इस बार 100% पोलराइजेशन नहीं होगा, कम होगा। मतलब हो सकता है कि 60% पोलराइजेशन हो, 30% पोलराइजेशन हो, 20% हो, इस तरह से इस बार
रबर प्लास्टिक जैसा ऑर्डिनरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो 100% पोलराइजेशन नहीं होगा, कम पोलराइजेशन होगा। और है ना, और तुम अच्छे ध्यान रखना कि चार्ज का, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि चार्ज का जितना पार्ट या जितना फ्रैक्शन पोलराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पोलराइजेशन बोलते हैं। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये चलो मान लेते हैं ना, तो चलो मान लेते हैं कि इस बार, है ना, मान लेते हैं कि इस बार रबर प्लास्टिक जैसा जो मीडियम है उसमें केवल 30% ही पोलराइजेशन हो रहा है। तो तुम बताओ कि 30% पोलराइजेशन होगा तो फ्रैक्शनल पोलराइजेशन कितना हो जाएगा, 30/100 मतलब 0.3। ऐसे मान लेते हैं कि कोई और ज्यादा पोलर मीडियम है और उसमें 80% पोलराइजेशन हो रहा है, तो 80% पोलराइजेशन हो रहा है तो उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन कितना होगा, 80% मतलब 0.8। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर कंडक्टिंग मेटल हो तो 100% पोलराइजेशन होगा, लेकिन रबर प्लास्टिक जैसा कोई ऑर्डिनरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो तो 100% नहीं, कम पोलराइजेशन ही होगा। और चार्ज का जितना पार्ट है, जितना फ्रैक्शन पोलराइज होता है उसको फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स बोलते हैं। अगर 60% पोलराइजेशन हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 0.6, और अगर 20% पोलराइजेशन हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 0.2 होगी, है ना। और ये भी तुम ध्यान रखना है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो नाम से ही समझ जाएगा कि जो फ्रैक्शनल पोलराइजेशन जो एक्स होता है वो एक्चुअली उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो फ्रैक्शनल पोलराइजेशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना पोलर है उस पर डिपेंड करता है ना, मटेरियल कितना पोलर है उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे अगर कोई मटेरियल कम है ना, रबर प्लास्टिक जैसा कोई मटेरियल कम पोलर है तो उसका एक्स कम होगा, 0.2 0.3 ऐसा होगा। लेकिन अगर वाटर जैसा कोई मीडियम है जो ज्यादा पोलर है तो उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स ज्यादा होगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये तो मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच हमने रबर प्लास्टिक जैसा कोई ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल भरा है ना तो मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच रबर प्लास्टिक जैसे किसी ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल की स्लैब भरी है जिसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स मान लेते हैं ना। और तुम बताओ ना तुम बताओ इसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स है, मतलब इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है तो उसके सामने वाली सरफेस पर कितना पोलराइज होगा माइनस क्यू नहीं, माइनस एक्स क्यू पोलराइज होगा। ये मतलब होता है कोई कि फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स है तो इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है तो उसके सामने वाली सरफेस पर कितना चार्ज पोलराइज होगा, माइनस एक्स क्यू। और ऐसे बताओ कि इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना पोलराइज होगा, प्लस एक्स क्यू, है ना। तो ये कंपेरेटिवली ध्यान रखना, है ना। ये कंपेरेटिवली ध्यान रखना। बताओ अगर ये स्लैब मेटल की बनी होती, बताया था ना, कंपेरेटिवली याद रखना कि अगर स्लैब मेटल की बनी होती तब तो इधर प्लस क्यू है तो इधर पूरा पूरा माइनस क्यू इंड्यूस होता, और इधर माइनस क्यू है तो इधर पूरा पूरा प्लस क्यू इंड्यूस होता। लेकिन, है ना, लेकिन इस बार जो स्लैब है वो मेटल की बनी हुई नहीं है बल्कि रबर प्लास्टिक जैसे किसी ऑर्डिनरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बनी है। तो बताओ इस बार इस प्लेट पर प्लस क्यू है तो इसके सामने वाली सरफेस पर माइनस क्यू इंड्यूस नहीं होगा बल्कि माइनस एक्स क्यू पोलराइज होगा। और इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है तो उसके सामने वाली सरफेस पर प्लस क्यू नहीं, प्लस एक्स क्यू पोलराइज होगा। तो बस अब हम पोलराइज चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं ना, है ना। तो हम पोलराइज चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इस बार भी प्लेट के बीच जो मीडियम भरा है उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स है। तो तुम स्मार्टली, है ना, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है तो उसके पास वाली सरफेस पर कितना पोलराइज होगा, माइनस एक्स क्यू पोलराइज होगा। और इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है तो उसके सामने वाली, उसके पास वाली सरफेस पर कितना पोलराइज होगा, प्लस एक्स क्यू, ये पोलराइज होगा। फिर बच्चों अभी हमने क्लियरली देख लिया कि प्लेट्स को प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दें तो इस चार्ज के कारण इस पोलर मीडियम के अंदर चार्जेस का इंडक्शन होता है, मतलब चार्जेस का पोलराइजेशन होता है। और
हमको अच्छे पता चल गया कि इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दें तो इधर कितना इंड्यूस होगा, माइनस एक्स क्यू, और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दें तो इधर कितना इंड्यूस होगा, प्लस एक्स क्यू, है ना। तो हम क्लियरली, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि प्लेट के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक या पोलर मीडियम भर दें तो अब इसमें चार्जेस की 2 लेयर्स नहीं होंगी बल्कि चार्जेस की 4 लेयर्स होंगी। फिर हमको बहुत अच्छे पता है ना, तो हमको बहुत अच्छे पता है। बताओ, अगर प्लेट के बीच एयर है, वैक्यूम हो, है ना, तुमको पता है कि अगर प्लेट्स के बीच अगर एयर है, वैक्यूम हो, तब तो चार्जेस की केवल 2 ही लेयर्स होंगी, एक तो प्लस क्यू चार्ज वाली लेयर और एक माइनस क्यू चार्ज वाली लेयर, है ना। तुमको कंपेरेटिवली पता है कि प्लेट्स के बीच अगर एयर है, वैक्यूम हो, तब तो चार्जेस की केवल 2 ही लेयर्स होंगी, लेकिन, है ना, लेकिन अगर प्लेट्स के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो अब चार्जेस की 2 नहीं 4 लेयर्स होंगी। बताओ, एक तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली 2 लेयर्स, और एक ये जो चार्ज इंड्यूस हुए मतलब प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू वाली 2 लेयर, मतलब इस बार चार्जेस की 4 लेयर्स होंगी। ये तो हमको पता चल गया कि प्लेट्स के बीच अगर कोई पोलर मीडियम भरे तो अब चार्जेस की 2 नहीं 4 लेयर्स होंगी। तो बताओ, अब प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इन चारों लेयर्स के कारण होगा। बोल सकते हैं ना कि प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इन चारों लेयर्स के कारण होगा। तो चलो सबसे पहले सबसे पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर से उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, है ना। ये तो हम पहले देख चुके हैं ना, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि प्लस में पहले देख चुके हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर मतलब नीचे की ओर होता है ना। ये तो पहले देख चुके हैं। ये बताओ, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर मतलब नीचे की ओर होता है, और हमको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर के कारण तो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, वो देख चुके हैं। ये तो पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा और उसकी वैल्यू तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन, है ना, लेकिन ये जो प्लस एक्स क्यू और ये जो माइनस एक्स क्यू जो इंड्यूस हुए हैं उनके कारण भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना भाई, कि प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू जो पोलराइज हुए हैं उसके कारण भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और तुम बताओ, ये प्लस एक्स क्यू, है ना, ये प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू वाली जो लेयर है उसके कारण मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर मतलब ऊपर की ओर होगा। बोल सकते हैं ना कि प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू वाली जो लेयर है या जो इंड्यूस चार्जेस हैं उसके कारण इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर मतलब ऊपर की ओर होगा। और चलो, इन पोलराइज या इंड्यूस चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई इंड्यूस बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो देखना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है। तो प्लस एक्स क्यू और माइनस क्यू एक्स वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। तो एक्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इतना होगा, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो हम बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर प्लेट के बीच कोई मीडियम भर दें तो अब मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट वो तो होगा ही, लेकिन मीडियम में जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं उन इंड्यूस चार्जेस के कारण कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू क्यू की जगह एक्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन। तो बच्चों, अभी हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया कि प्लेट्स के बीच अगर कोई पोलर मीडियम भरे फिर भी मीडियम के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहता है, लेकिन जो इंड्यूस चार्जेस है उसके कारण कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना। तो अभी देख चुके थे कि मीडियम भर दे फिर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहता है, लेकिन जो इंड्यूस चार्जेस है उसके कारण कुछ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और इंड्यूस चार्जेस के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके कारण इस मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। और बताओ,
इस मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस ई इंड्यूस। बोल सकते हैं ना, वही बोल सकते हैं इंड्यूस चार्जेस के कारण कुछ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसके कारण मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 माइनस ई इंड्यूस। तो E1 तो कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई इंड्यूस कितना है, एक्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तुम आराम से बताओ कि इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, और तुम बताओ कि इसको कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स ये बचेगा। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं कि इस 1 माइनस एक्स को जबरदस्ती नीचे ट्रांसफर करते हैं कोई पाप तो नहीं है ना, तो 1 माइनस एक्स को जबरदस्ती नीचे ट्रांसफर करते हैं। बस हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि अब मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और 1 माइनस एक्स को नीचे ट्रांसफर करें तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो गया। इस बच्चों अब हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं ना तो ध्यान रखना कि हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं, बताओ प्लेट्स के बीच अगर एयर वैक्यूम होता है ना प्लेट्स के बीच अगर एयर वैक्यूम होता तब तो प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता था, लेकिन अगर प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो अब प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और अब प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1। या तो हम बोल सकते हैं कि बीच में एयर वैक्यूम हो तब तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट और अगर मीडियम भर दें तो उस मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अगर एयर वैक्यूम होती तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आता था, लेकिन अगर मीडियम भर दें तो नीचे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो गया। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट में जिसका मल्टीप्लाई होता है उसको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। बस पक्का बोल सकते हैं कि एयर वैक्यूम हो तब तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आता था, लेकिन कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट में 1 माइनस एक्स की पावर -1 का मल्टीप्लाई हो गया ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि बताओ एप्सिलॉन नॉट में जिस चीज का मल्टीप्लाई होता है उसको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, है ना। तो बस हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर मीडियम भर दें, है ना, प्लेट के बीच मीडियम भर दें तो मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपन ए एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ जिस चीज का मल्टीप्लायर है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोल सकते हैं। तो ये चीज मैंने कई बार बताई थी ना, तो ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर में कई बार बताई थी कि कभी भी कोई पोलर मीडियम भर दें तो वही फॉर्मूले चलते हैं, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये मैंने कई बार बताया था, लेकिन अब जो डिटेल स्टडी की उससे हमको पता चल गया कि बताओ एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका अगर ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1। इसी चीज को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोला है। देखो बच्चों, अभी तो हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया, लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें गधों टाइप से इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान रखना कि आगे जो, है ना, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि कभी भी प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे तो बस वही के वही फॉर्मूले चलेंगे, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये तो हम पहले से करते आ रहे थे, तो बस अब डायरेक्ट, है ना, अब डायरेक्ट ही वैसे ही करेंगे। तो बस मान के चलना कि कभी भी हम कोई पोलर मीडियम भर दें तो बस वही फॉर्मूले चलेंगे, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये तो हमने कई बार पढ़ा था, लेकिन जो डिटेल स्टडी की ना, जो डिटेल स्टडी की उससे हमको ये पता चला कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या दूसरे शब्दों में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं ना, तो अगर इसका भी ऑपरेशन करें तो इसके अंदर क्या छुपा होता है,
1 माइनस एक्स की पावर -1। बताओ 1 माइनस एक्स की पावर -1 था, उसी को हमने एप्सिलॉन आर या के बोला था ना। तो इसको एक बार यहाँ डिटेल में कर लेते हैं ना। ध्यान रखना कि जो डिटेल स्टडी की है ना, ध्यान रखना कि जो डिटेल स्टडी की उससे हमको पक्का पता चल गया कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या दूसरे शब्दों में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। बस अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का भी ऑपरेशन करें तो इसके अंदर क्या छुपा होता है, फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स छुपा होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोला गया था, 1 माइनस एक्स की पावर -1 को। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी अगर ऑपरेशन करें तो उसको खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर -1, या इसको दूसरे शब्दों में 1/1 माइनस एक्स बोल सकते हैं। बस इससे हम पक्का कह सकते हैं ना, एक मिनट इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा है, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स ही छुपा होता है। तो तुम बताओ कि चूंकि फ्रैक्शनल पोलराइजेशन मीडियम की पोलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो उसका भाई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी मीडियम की पोलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, है ना। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि कोई मीडियम ज्यादा पोलर हो, है ना, वाटर या HCl जैसा कोई मीडियम ज्यादा पोलर हो तो उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स ज्यादा होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी ज्यादा होगा। देख सकते हैं ना यार कि वाटर या HCl जैसा कोई ज्यादा पोलर मीडियम हो तो उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स ज्यादा होगा, तो 1 माइनस एक्स कम होगा, और डिनोमिनेटर कम होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। चलो बच्चों, इसमें हम 3 स्पेशल केस लेते हैं, है ना। पहले केस में मान लेते हैं कि मीडियम एयर है वैक्यूम जैसा टोटली नॉन पोलर हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। सेकेंड केस में देखते हैं कि मीडियम रबर प्लास्टिक केरोसिन जैसा कोई ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल हुआ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। और तीसरे केस में हम, है ना, तीसरे केस में देखते हैं कि अगर वो मीडियम मेटल या कंडक्टर का हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखते हैं ना। चलो, है ना। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि मीडियम वैक्यूम में एयर जैसा टोटली नॉन पोलर हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखते हैं। जैसे एयर का ही केस लेते हैं, तो हमको पता है कि जो एयर होती है वो टोटली नॉन पोलर होती है ना। एंड तुम खुद बताओ, एक मिनट, तुम खुद बताओ कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है, और बाकी गैसेस का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। तो तुम खुद बताओ कि होता नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस N की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है और इस N की भी उतनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब N2 भी नॉन पोलर होगा। और है ना, ऐसे बताओ सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है O डबल बॉन्ड O, तो इस O की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है और इस O की भी उतनी है। इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये भी नॉन पोलर होगा। बताओ फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन होती है वो भी नॉन पोलर, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है वो भी नॉन पोलर, और बाकी गैसेस का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, मतलब, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो अपनी जो अपनी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो भी अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर होती है। और बताओ अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर होती है मतलब इसका, है ना, इसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन टेंड्स टू जीरो होगा। कह सकते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर भी अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर होती है मतलब इसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन टेंड्स टू जीरो होगा। फ्रैक्शनल पोलराइजेशन टेंड्स टू जीरो होगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1/1 माइनस एक्स। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर नॉन पोलर होती है, इसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन एक्स जीरो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टेंड्स टू 1। बस इससे हम बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि जो वैक्यूम होता है उसके लिए तो के एग्जैक्टली 1, लेकिन जो एयर होती है उसके लिए भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टेंड्स टू 1 होता है। इसीलिए ऑप्टिक्स में हम एयर है वैक्यूम दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही मानते थे। चलो, चलो बच्चों, अब हम सेकेंड और सबसे मेन केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि जो मीडियम है वो रबर प्लास्टिक केरोसिन जैसा कोई ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल है। और ध्यान रखना कि रबर प्लास्टिक पेपर जैसे
जो ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल होते हैं उसको किताबी शब्दों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे जो ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है ना। तो तुम सोच के बताओ कि रबर, प्लास्टिक, केरोसिन जैसे जो मटेरियल होते हैं थोड़े बहुत पोलर होते हैं, और बताओ थोड़े बहुत पोलर होते हैं मतलब इनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, वो तो पक्का है। तुमने पढ़ा होगा कि रबर, प्लास्टिक ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये भी थोड़े बहुत तो पोलर होते हैं। और बताओ थोड़े बहुत पोलर होते हैं मतलब इनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, लेकिन ये मेटल नहीं है। मेटल नहीं है मतलब इनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 100% है, 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे मटेरियल है ना, इस है ना, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थोड़े बहुत पोलर होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पोलराइजेशन जीरो तो नहीं, नॉन जीरो होगा, लेकिन ये मेटल नहीं है इसलिए फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 100% है, 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रबर प्लास्टिक जैसे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 0 और 1 के बीच होगा। जैसे किसी में 20% पोलराइजेशन हो रहा है तो x 0.2, किसी में 80% पोलराइजेशन हो रहा है तो x 0.8, HCl जैसा किसी पोलर मटेरियल में 90% पोलराइजेशन हो रहा है तो x 0.9। बाकी इतना पक्का बोल सकते हैं कि रबर, प्लास्टिक जैसे जो ऑर्डिनरी पोलर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 0 और 1 के बीच होता है। या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि इनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन नॉन जीरो तो होता है लेकिन 1 से कम होता है। बस अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स। तो तुमको बताओ कि रबर, प्लास्टिक जैसे ऑर्डिनरी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन x 1 से कम होता है। तो हमको पता है कि x 1 से कम होगा तो 1 माइनस एक्स ये भी 1 से कम होगा, और डिनोमिनेटर 1 से कम होगा तो पूरी चीज 1 से ज्यादा होगी। मतलब इनका फ्रैक है ना, मतलब इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 1 से ज्यादा होगा। समझ सकते हो ना। जैसे मान लेते हैं कि x की वैल्यू है ना, मान लेते हैं कि फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 0.7 है, तो k कितना हो जाएगा बताओ, 1/1 माइनस 0.7, मतलब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10/3, तो 1 से ज्यादा आ गया। इतनी मैथमेटिक्स तुमको आती होगी कि जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 1 से कम, x 1 से कम तो 1 माइनस x भी 1 से कम, डिनोमिनेटर 1 से कम है तो पूरी चीज 1 से ज्यादा आएगी, मतलब इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा आता है ना। जैसे केरोसिन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 के आसपास होता है, रबर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के आसपास होता है। और बताओ अगर वाटर हो, है ना, बताओ अगर वाटर हो तो तुमको पता होगा कि वाटर तो बहुत सारा पोलर होता है। बताओ वाटर तो H2 होता है ना, इसमें O और H के बॉन्ड होते हैं। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। मतलब वाटर बहुत सारा पोलर होता है, बहुत सारा पोलर होता है तो उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट 90% से भी ज्यादा होता है। और तुम बताओ कि वाटर का एक्स काफी ज्यादा होगा तो 1 माइनस एक्स कम होगा, और 1 माइनस एक्स मतलब डिनोमिनेटर कम हो तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 के आसपास होता है। बस 10 बातों की एक ही बात पता चल गई कि रबर, प्लास्टिक, केरोसिन, पेपर ऐसे जो ऑर्डिनरी पोलर मटेरियल होते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 1 से कम होता है तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है, मतलब 3, 4, 10, 20 इस टाइप से होता है। चलो अब हम तीसरा केस देते हैं तो अब मान लेते हैं, है ना, अब मान लेते हैं कि जो मीडियम है वो मेटल या कंडक्टर का है ना, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं ना। मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें तो 100% पोलराइजेशन होता है, बताया था ना कि जो मेटल या कंडक्टर होते हैं उसमें तो 100% पोलराइजेशन होता है। मतलब मेटल का तो फ्रैक्शन पोलराइजेशन 100% होता है, मतलब मेटल का फ्रैक्शन पोलराइजेशन 100% मतलब 1 होता है। बस अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखना है तो हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली 1/1 माइनस एक्स है। तो हमको अच्छे पता है कि जो मेटल होता है उसमें 100% पोलराइजेशन होता है, मतलब मेटल के लिए फ्रैक्शनल पोलराइजेशन x टेंड्स टू 1,
और x टेंस टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स टेंस टू 0 और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंस टू इनफाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल होते हैं उनका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन टेंस टू 1, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंस टू इनफाइनाइट होता है। और तुम खुद बताओ कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तो मेटल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होगा, है ना। तुम बताओ कि अगर मेटल के अंदर रिजल्टेंट, है ना, मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच हमने मेटल भर दी, तो बताओ मेटल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय A, और एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तुम बताओ कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0, बस मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टेंस टू इनफाइनाइट होता है, इसलिए मेटल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होता है। और ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने चमका कर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में मेटल के अंदर कुछ भी करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। तो इसको इस दृष्टिकोण से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ कि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें गधों टाइप से इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है ना, है ना। तो ध्यान रखना कि आगे जो क्वेश्चन करेंगे, है ना, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि कभी भी प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो बस बिंदास वही के वही फॉर्मूले चलेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, कि एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। तो चलो एक बार देखते हैं कि अगर प्लेट के बीच मीडियम भर दे तो अपने कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले किस टाइप से चेंज होते हैं वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, मैंने कल की, है ना, मैंने कल की क्लास में बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और प्लेट के बीच अगर एयर है, वैक्यूम हो, तब तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन मीडियम भर देते हैं तो हमको पता है कि बताओ अगर प्लेट के बीच मीडियम भर दें तो बताओ अब प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q ओपन A, और एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये बोल सकते हैं। चलो दूसरा कैपेसिटेंस, तो हमको पता है कि प्लेट्स के बीच एयर या वैक्यूम हो तब तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, लेकिन प्लेट के बीच अगर कोई मीडियम भर दें तो बताओ अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो तुम बताओ क्यों, तो अगर मीडियम भर दे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, मतलब न्यूमेरेटर में K का मल्टीप्लाई हो गया। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि कभी भी प्लेट के बीच एयर या वैक्यूम हो तब अगर इसका कैपेसिटेंस अगर सी नॉट हो तो बताओ अगर मीडियम भर देंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, मतलब K सी नॉट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। चलो तीसरा कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो वैसे तो कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के तीन तीन फॉर्मूले पड़े थे, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि कुछ भी करके कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रखा है ना। तो मैंने बताया था कि कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रखें तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे Q स्क्वायर बाय 2C। तो तुम बताओ कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच एयर है, वैक्यूम हो, तब तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जिसको हम सी नॉट बोल सकते हैं, तो तब तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C नॉट होगी। लेकिन अब मान लेते हैं कि प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि प्लेट के बीच कोई मीडियम भर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली कैपेसिटेंस भी K टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ अब उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q स्क्वायर बाय 2, और सी नॉट की जगह K सी नॉट E आ जाएगा, है ना। चलो अब लास्ट फॉर्मूला, अब हम प्लेट्स के बीच एट्रैक्शन फोर्स देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच एयर है, वैक्यूम है, तो हमने कल पढ़ा था, है ना, कल पढ़ा था कि प्लेट्स के बीच अगर एयर है, वैक्यूम हो, तब तो प्लेट्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अब मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं, अब किसी भी एक प्लेट पर लगने वाला एट्रैक्शन फोर्स देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना। तो मैंने, है ना, कल की क्लास में मैंने चमका कर बताया था कि
कभी भी प्लेट्स के बीच, है ना, कभी प्लेट्स के बीच अगर मीडियम भरे तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। मतलब ध्यान रखना कि अगर बीच में मीडियम भर दें तब भी किसी भी एक प्लेट पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इस बार भी बिंदास क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। बाकी सारे फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन प्लेट पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। तो देखो पिछली क्लास में तो, है ना, पिछली क्लास में तो इसको एक्सेप्शन के टाइप से याद रखने को बोला था, लेकिन अब राइट टाइम है, अब हम इसको डिटेल में देख भी सकते हैं कि फोर्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आता है, उसको अब हम डिटेल में देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले सिंपल केस देते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट को प्लस क्यू और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया है, और पहले केस में ना, पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम है। तो अभी किसी भी एक प्लेट पर, जैसे अभी इस प्लेट पर अभी रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा वो देखना है ना। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस बार प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम है। तो बताओ अभी तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केवल इस पहली वाली प्लेट के कारण ही लगेगा, है ना। तो अभी तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स केवल पहली वाली प्लेट के कारण ही लगेगा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस पहली वाली प्लेट के कारण दूसरी वाली प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना, हम बोल सकते हैं कि बीच में एयर है, वैक्यूम हो, तब तो इस प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स केवल पहली वाली प्लेट के कारण लगेगा, और कितना लगेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में एयर है, वैक्यूम हो, तब तो हर एक प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। लेकिन चलो अब इसका मेन केस देते हैं, इसको देखना है ना। तो देखो इस बार भी वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मान लेते हैं कि इस बार भी वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस बार भी वही इस प्लेट को प्लस की और इस प्लेट को माइनस की चार्ज दिया, लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच, है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच रबर या प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, मतलब बीच में कोई पोलर मीडियम भर देते हैं बस। अब किसी भी एक प्लेट पर, जैसे अब इस वाली प्लेट पर अब रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस बार दोनों प्लेट्स के बीच, है ना, इस बार दोनों प्लेट्स के बीच रबर या प्लास्टिक जैसी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कोई पोलर स्लैब भरी है। तो हमको अच्छे पता है ना, इस बार जो स्लैब भरी हो डाइलेक्ट्रिक या पोलर है, तो इसके अंदर चार्जेस का इंडक्शन होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा। पता है ना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी तो उसमें चार्जेस का इंडक्शन या पोलराइजेशन होगा। और हम अभी पढ़ चुके हैं है ना, हम अभी पढ़ चुके हैं कि इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है, तो उसके कारण इधर कितना इंड्यूस होगा, माइनस एक्स क्यू। और इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है, तो उसके कारण इधर कितना इंड्यूस होगा, प्लस एक्स क्यू। तो हमको पता है कि प्लेट पर जो चार्जेस दिए उसके कारण ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें भी चार्जेस का इंडक्शन होगा या पोलराइजेशन होगा। तो बस इस बार किसी भी एक प्लेट पर, जैसे, है ना, इस बार, है ना, इस बार इस प्लेट पर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार इस प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स किसके कारण लगेगा, बाकी 3 लेयर्स के कारण। तुम बताओ ना यार, तुम बताओ इस बार इस प्लेट के अलावा बाकी 3 परतें, मतलब 3 लेयर्स है ना, बोल सकते हैं कि, है ना, बोल सकते हैं कि इस बार, है ना, इस बार इस वाली प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स किसके कारण लगेगा, बाकी तीनों लेयर्स के कारण। तो चलो पहले तो इस प्लस क्यू वाली लेयर के कारण है, पहले तो इस प्लस क्यू वाली लेयर के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि ये जो प्लस क्यू वाली लेयर है ना, इस प्लस क्यू वाली लेयर के कारण तो इस प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही लगेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उतना ही लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने बताया था कि एक के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स
किसी तीसरे की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान तक भले ही बीच में स्लैब भर दियो, फिर भी इस पहली प्लेट के कारण तो दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q²/2F उतना ही लगेगा, लेकिन साथ में ये जो -xq और +xq वाली जो लेयर है, इसके कारण भी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन है ना, लेकिन तुम स्मार्टली बताओ कि ये जो लेयर्स हैं वो बहुत लार्ज एरिया की लेयर्स हैं, और हमको पता है, हमको अच्छे पता है कि लार्ज एरिया की जो लेयर्स होती है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उनके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो तुम बताओ कि इधर -xq इंड्यूस हुआ और उधर उतना ही +xq इंड्यूस हुआ है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो -xq वाली जो लेयर है उसके कारण प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना दूर भगाने वाला, इस +xq वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही पास बुलाने वाला या ज्यादा होगा, उतना ही होगा, है ना। हमको पता है ये लार्ज एरिया की लेयर्स हैं, लार्ज एरिया की जो लेयर्स हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो उनका फोर्स भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इस -xq वाली लेयर के कारण इस प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना दूर भगाने वाला, इस +q वाली लेयर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही पास बुलाने वाला, तो ये दोनों आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इस बार भी इस प्लेट पर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स Q²/2F0 उतना ही आया। तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, एक मिनट, तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच अगर एयर है, वैक्यूम हो, तब भी हर एक प्लेट पर अट्रैक्शन फोर्स Q²/2F0 उतना ही होता है, और बीच में अगर मीडियम भर दें तब भी किसी भी प्लेट पर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स Q²/2F0 उतना ही आएगा। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं ना, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि अभी बीच में मीडियम भर दें तो बाकी सारे फॉर्मूले में तो ε0 की जगह kε0 आता है, लेकिन प्लेट पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में ε0 की जगह kε0 नहीं आता है। तो अभी पूरा गहराई में एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन अब आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट एक एक्सेप्शन के टाइप से याद रखना। हाँ बच्चों, डाइलेक्ट्रिक में एक और टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये इसको ज्यादा परफेक्ट शब्दों में ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसलिए इसको ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो देखते हैं ना। देखो किसी की लैंग्वेज अच्छी हो, है ना, किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही क्लियर है कि बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, मतलब मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या प्रैक्टिकल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट है ना, प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर कैपेसिटर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा जल जाता है, उसको ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मतलब देखते हैं कि मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है, वो देखते हैं ना। तो उसको समझने के लिए नॉर्मल सा केस दे रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई प्लेट्स का एरिया ए, प्लेट के बीच डिस्टेंस डी, और चलो मान लेते हैं कि इन प्लेट्स के बीच, है ना, मान लेते हैं कि इस प्लेट्स के बीच रबर या प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और चलो मान लेते हैं कि इस प्लेट को +q और इस प्लेट को -q चार्ज दिया है, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि प्लेट पर +q और -q का चार्ज देंगे तो इस चार्ज के कारण प्लेट के बीच, मतलब इस मीडियम के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन +q से -q की ओर में होगी, मतलब आगे की ओर होगी। और हमको डायरेक्ट पता है कि प्लेट के बीच एयर वैक्यूम होता, तब तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q/A∈0 होती, लेकिन प्लेट्स के बीच कोई मीडियम भर दिया है, तो इस बार प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/A, और ε0 की जगह K∈0 इतना होगा। तो हमको अच्छे पता है कि प्लेट को चार्ज देंगे तो उसके कारण मीडियम के अंदर Q/A के ε0 जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। अब एक मिनट तुम बताओ, या तुम सोच के बताओ कि इस बार बीच में जो मीडियम भरा है वो, है ना,
इस बार बीच में जो मीडियम भरा है वो डाइलेक्ट्रिक या पोलर मीडियम है, और हमको पता है कि पोलर मीडियम में मतलब इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की टाइप से होंगे। पता है ना कि पोलर मीडियम है तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के टाइप से होंगे। और ये भी पता है, इन्हें भी पता है कि जितने भी डेल्टा नेगेटिव हैं वो प्लस क्यू वाली प्लेट से अट्रैक्ट होंगे तो वो प्लस क्यू की ओर अरेंज हो जाएंगे, और जितने भी डेल्टा पॉजिटिव हो वो माइनस क्यू वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे तो वो माइनस क्यू वाली प्लेट की ओर अरेंज हो जाएंगे, है ना। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अब प्लेट को, है ना, तुम बताओ कि प्लेट को प्लस की और माइनस की चार्ज दिया है, तो उसके कारण इस मीडियम के अंदर, है ना, चार्ज दिया, उसके कारण मीडियम के अंदर ई का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन आगे की ओर होगी। और बताओ, मीडियम के अंदर ई का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण मॉलिक्यूल के जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव उन पर फोर्स भी लगेगा। चलो स्मार्टली बताओ कि मीडियम के अंदर ई का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है तो उसके कारण जो डेल्टा पॉजिटिव उस पर तो फोर्स आगे की ओर लगेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डेल्टा नेगेटिव उस पर फोर्स पीछे लगेगा। तो ये बोल सकते हैं कि चार्ज दिया उसके कारण मीडियम के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डेल्टा पॉजिटिव उस पर फोर्स आगे की ओर लगेगा और डेल्टा नेगेटिव उस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा। और तुम बताओ कि इस पर फोर्स आगे की ओर लग रहा है और उस पर फोर्स पीछे की ओर लग रहा है तो उसके कारण इनके बीच का जो बॉन्ड है वो खींच जाएगा, मतलब बॉन्ड में स्ट्रेचिंग क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है ना, इस पे आगे इस पर पीछे फोर्स लग रहा है तो उसके कारण बॉन्ड खींच जाएगा, मतलब बॉन्ड में टेंशन या स्ट्रेचिंग क्रिएट होगी। चलो बच्चों, अब ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर का चार्ज बढ़ाते हैं। तो हमको पता है कि कैपेसिटर का चार्ज बढ़ाएंगे तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और होता इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके कारण डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव पर लगने वाले फोर्स भी बढ़ेंगे, और फोर्स बढ़ेगा तो उसके कारण बॉन्ड में जो टेंशन है वो भी बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड में स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगी, है ना। और ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया, है ना, ध्यान रखना कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, वही ध्यान रखना बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। और अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि चार्ज बहुत ज्यादा दे दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा दे दिया तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस खिंचाव के कारण मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाएंगे, और पोलर मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड टूट जाते हैं उसी को मीडियम का ब्रेक डाउन बोलते हैं ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू, है ध्यान रखना तुम, अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब मीडियम के पोलर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और तुम खुद समझ सकते हो कि पोलर मॉलिक्यूल के अगर बॉन्ड टूट गए तो बता कैपेसिटर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस अब हम ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू, है ना, बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर पोलर मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाए या जिस पर मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाए, तीसरे शब्दों में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर पूरा कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाए, जल जाए, उसको ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, इसको ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि बताओ ब्रेक डाउन के बाद तो कैपेसिटर जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, बस हमको कैपेसिटर को ब्रेक डाउन होने से बचाना है। ये तो हमको कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, मतलब ब्रेक डाउन होने से बचाना है। तो तुम खुद बताओ कि बताओ कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, ब्रेक डाउन होने से बचाना है, तो उसके लिए प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए। बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो गया तब तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। बस बोल सकते हैं कि कैपेसिटर को अगर सुरक्षित रखना है, मतलब ब्रेक डाउन से बचाना है, तो उसके लिए
प्लेट्स के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए, वरना तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो सुरक्षा के लिए या ब्रेक डाउन से बचाने के लिए प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए। तो तुम बताए ना, तुम बताओ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस मीडियम के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q ओपन A, और एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटर को सॉरी कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होना चाहिए। बस इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो तुम बताओ, इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो Q लेस देन कितना आ गया, EB इंटू A के एप्सिलॉन नॉट, है ना। बस बताए नमूनों को उधर ट्रांसफर कर लिया तो Q लेस देन EB इंटू A के एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं ना, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो उसके लिए कैपेसिटर का जो भी चार्ज है वो EB इंटू A के एप्सिलॉन नॉट या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर को अगर सुरक्षित रखना है या ब्रेक डाउन होने से बचाना है तो उसके लिए प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करेंगे तो सुरक्षा के लिए कैपेसिटर का जो भी चार्ज है वो EB इंटू A के एप्सिलॉन नॉट है उससे कम होना चाहिए। तो तब ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए कैपेसिटर को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं बताओ, EB इंटू A के एप्सिलॉन नॉट। बस कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए कैपेसिटर को मैक्सिमम इतना चार्ज दे सकते हैं। इससे ज्यादा चार्ज दे दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा और कैपेसिटर जल जाएगा। देखो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारे कंसेप्ट तो पढ़ लिए, अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं सारे कंसेप्ट का उसमें यूज होगा। तो एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है लेकिन मैंने आसानी के लिए डेटा चेंज कर दिए हैं, है ना। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यहाँ लिखी हुई है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको है ना, इस बार हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन करना है ना। तो हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन करना है और इसका कैपेसिटेंस हम 8.85 माइक्रोफेरेड चाहते हैं। उसके बाद देखो, प्लेट्स के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भर रहे हैं, जो मीडियम भर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर है। उसके बाद देखो, हम चाहते हैं कि कैपेसिटर मैक्सिमम 400 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस सहन कर पाए। तो उसके लिए एक तो प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी रखनी होगी और एक प्लेट्स का एरिया कितना रखना होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखेंगे, और हमको पता है कि कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए प्लेट के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कम ही होना चाहिए, है ना। तो बस हमको है ना, हमको ये देखना है कि प्लेट्स के अक्रॉस मैक्सिमम 400 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की फॉर्म में लिखना है। तो देखो, आज की क्लास की स्टार्टिंग में ना, आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू की फॉर्म में तो भले ही क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में क्या होता है, डेल्टा वी अपन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी अपन डेल्टा आर प्लेट्स के बीच डिस्टेंस डी। तो ध्यान रखना, इस बार प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो तुमको बताया था कि प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में क्या होगा, डेल्टा वी अपन डेल्टा आर के बीच, डेल्टा आर की जगह प्लेट के बीच डिस्टेंस डी लिख सकते हैं। तो बस, तो बस हमको देखना है कि प्लेट्स के अक्रॉस मैक्सिमम 400 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी वो देखते हैं। तो हमको पता है कि प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाय डी, तो हम बोल सकते हैं कि
हम बोल सकते हैं कि प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब होगा जब डेल्टा वी मैक्सिमम। और बताओ, लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 400 वोल्ट है, तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वो डेल्टा वी बाई डी। तो डेल्टा वी मैक्स तो प्लेट्स के अक्रॉस लगाया गया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट ओपन डी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस, बस लगाया गया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट है, तो प्लेट्स के बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा 400 बाई डी तक जाएगा, बस। अब हमको कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, मतलब ब्रेक डाउन होने से बचाना है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। बोल सकते हैं कि कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है या ब्रेक डाउन होने से बचाना है, तो उसके लिए प्लेट्स के बीच जो मैग बोल रहा हूँ है ना, कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो उसके लिए प्लेट्स के बीच जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए। वैल्यू रखते हैं, तो तुम बताओ कि प्लेट्स के बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्लेट्स के बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 400 बाई डी, दैट शुड बी लेस देन ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 इंटू 10⁶। इससे डी निकाल सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि डी को इधर ट्रांसफर करते हैं और इस नमूने को उधर, तो एलएचएस में तो कितना आएगा 400 ओपन 4 इंटू 10⁻⁶ लेस देन आरएचएस में डी आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, बताओ। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 4 कैंसल, तो 10⁻⁻⁴। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.1 और 10⁻⁻3 मीटर को मिलीमीटर लिख सकते हैं, है ना। ध्यान रखना कि इस पूरी चीज की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर आएगी, जिसको हम 0.1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, बस। डी को आगे ले आते हैं, तो डी को आगे ले आएंगे तो डी शुड बी ग्रेटर देन कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर, बस। पहले पार्ट का आंसर आ गया है ना। पहले पार्ट का आंसर आ गया कि कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो तो हमको 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा रखनी होगी, जिसको हम मीटर में 10⁻⁻⁴ भी मीटर लिख सकते हो, समझते हो ना। तो बस कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए प्लेट्स के बीच डिस्टेंस तो इतनी रखनी पड़ेगी, तो फिर प्लेट्स के बीच, तो फिर प्लेट का एरिया कितना रखना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि प्लेट्स के बीच डिस्टेंस और प्लेट के एरिया को कौन रिलेट करता है, कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, है तो हमको अच्छे पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन बीच पे मीडियम भर दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, बस। इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इतना हो गया। तो चलो इससे डी निकाल लेते हैं। बताओ डी को इधर और सी को उधर ट्रांसफर करता हूँ, तो बताओ डी इक्वल टू कितना आ गया, है ना, डी इक्वल टू कितना आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाय सी हो गया। बस तुम आराम से बताओ ना, तुम आराम से बताओ कि कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, हम देख चुके हैं। बताओ कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो उसके लिए डी शुड बी ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर, या इसको मीटर में 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं ना। तो अभी देख चुके हैं हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो उसके लिए डी शुड बी ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर, तो 10⁻⁻⁴ मीटर, बस। अब वैल्यू रख सकते हैं ना, बताओ डी की वैल्यू क्या रखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाय सी, और डी की वैल्यू क्या रख देंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाय सी, दैट शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻⁴, तो इससे ए निकाल सकते हैं। बताओ इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करो, तो इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो ए ग्रेटर देन 10⁻⁻⁴ सी ओपन के एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, वैल्यू रखते हैं, तो 10⁻⁻⁴ सी, तो सी इसका कैपेसिटेंस हमको कितना चाहिए 8.85 इंटू माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 ओपन के कितना है 10, और एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए ग्रेटर देन तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर,
बस दोनों के आंसर आगे पता चल गया कि इस कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो उसके लिए प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो तो 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा रखनी होगी और प्लेट्स का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा रखना होगा। तो कैपेसिटर के सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए। अब अगली क्लास में हम कैपेसिटर के सर्किट स्टडी करेंगे।